गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का सेकंड चैप्टर करेंगे, लहासा की ओर। आज इस पाठ की मैं आपको समरी बताऊंगी, अर्थात पाठ का सार बताऊंगी। इस पाठ में राहुल जी ने अपनी पहली तिब्बत यात्रा का वर्णन किया है, जो उन्होंने सन 1929-30 में नेपाल के रास्ते की थी। चूंकि उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति नहीं थी, अर्थात 1929 और 30 में भारतीयों को तिब्बत जाने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने यह यात्रा एक भीख मंगों के छद्म वेश में की थी, अर्थात एक भिक्षु का रूप धारण करके उन्होंने यह यात्रा की थी। लेखक की यात्रा बहुत वर्ष पहले, जब फरीक कलिटपोर्ट का रास्ता नहीं बना था, तो नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। उस रास्ते पर नेपाल के लोग साथ साथ भारत के लोग भी जाते थे। यह रास्ता व्यापारिक और सैनिक रास्ता था, अर्थात तब नेपाल से तिब्बत जाने का एक ही रास्ता था। उसी रास्ते से व्यापार होता था और उसी रास्ते पर सैनिक आते जाते थे, इसलिए उस रास्ते को मुख्य रास्ता बताया गया। तिब्बत में जाति पाति छुआछूत का सवाल नहीं उठता और वहाँ औरतें पर्दा नहीं डालती, अर्थात तिब्बत में किसी भी जाति पाति यानी जाति धर्म को नहीं मानते लोग, न ही छुआछूत का व्यवहार करते हैं और न ही वहाँ की औरतें पर्दा डालती हैं, अर्थात घूंघट करती हैं। चोरी की आशंका के कारण भीख मंगों को कोई घर में घुसने नहीं देता, नहीं तो आप परिचित होने पर भी आप घर के अंदर जा सकते हैं, अर्थात चोरी ना हो जाए इस कारण से भीख मंगों को कोई घर में नहीं घुसने देता, और अन्यथा अपरिचित यानी अनजान होने पर भी घर के अंदर जा सकते हैं और ज़रूरत होने पर वहाँ की औरतें झोली से चाय दे सकते हैं और घर की बहू अथवा सास उसे आपके लिए पका देगी। परित्यक्त चीनी किले से जब वह चले तो एक व्यक्ति को 2 चींटे राहदारी देकर थोड़ला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ सुमति मंगोल भिक्ष, राहुल का दोस्त, पहचान तथा भिखारी होने के कारण रहने को जगह मिल गई। 5 साल बाद वे लोग इसी रास्ते से लौटे थे, तब उन्हें रहने की जगह नहीं मिली थी और गरीब की झोपड़ी में ठहरना पड़ा था, क्योंकि वे भिखारी नहीं बल्कि भद्र व्यवहारी यात्री के वेश में थे। अगले दिन राहुल जी एवं सुमति जी को एक विकट ढोटला पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह थी। 16-17 हजार फीट ऊंची होने के कारण दोनों ओर गांव का नामो निशान नहीं था। डाकुओं के छिपने की जगह तथा सरकार की नरमी के कारण यहाँ अक्सर खून हो जाते थे, अर्थात इस स्थान पर क्या था, डाकू छिपते रहते थे और सरकार का व्यवहार जो था वो बहुत ही नर्म था, इस कारण वहाँ पर अक्सर खून हो जाते थे। चूंकि वे लोग भिखारी के वेश में थे, इसलिए हत्या की उन्हें परवाह नहीं थी, परंतु ऊंचाई का डर बना हुआ था। दूसरे दिन उन्होंने डांडे की चढ़ाई घोड़े से की, जिसमें उन्हें दक्षिण पूर्व और बिना बर्फ और हरियाली के नंगे पहाड़ दिखे तथा उत्तर की पहाड़ों पे कुछ बर्फ दिखी। उतरते समय लेखक का घोड़ा थोड़ा पीछे चलने लगा और वे बाएं की ओर 1.5 मील आगे चले गए। अब वे तिरडी के मैदान में थे, जो कि पहाड़ों से घिरा टापू था। यानी ये सारे तिब्बत के रास्ते का वर्णन किया गया है जो लेखक ने वहाँ देखे थे। सामने एक छोटी सी पहाड़ी दिखाई पड़ती थी, जिसका नाम तिरडी समाधि गिरी था। आसपास के गांवों में सुमति के बहुत परिचित थे, वे उनसे जाकर मिलना चाहते थे, परंतु लेखक ने उन्हें मना कर दिया और लाहौसा पहुंचकर पैसे देने का वादा किया। सुमति मान गए और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया। उन्होंने सुबह चलना शुरू नहीं किया था, इसलिए उन्हें कड़ी धूप में भी आगे बढ़ना पड़ रहा था, अर्थात उन्होंने चलना जल्दी सुबह शुरू नहीं किया, इस कारण चलते चलते उन्हें दोपहर हो गई और उन्हें धूप में ही आगे चलना पड़ रहा था। वे पीठ पे अपने चीज़ें लादे और हाथ में डंडा लिए चल रहे थे, अर्थात उन्होंने पीठ के ऊपर अपने खाने पीने का सामान रखा हुआ था और हाथ में एक डंडा लेकर चल रहे थे। सुमति एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने को कहा। तिब्बत की जमीन छोटे बड़े जागीरदारों के हाथों में बटी हुई थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथों में है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर उन्हें बेगार में यहाँ लेखक ने बताया कि तिब्बत की जो ज़मीन थी वो छोटे छोटे
जागीरदारों के हाथों में बटी हुई थी। इन जागीरों का बड़ा हिस्सा मठों के हाथों में है। मठ यानी जो बड़े बड़े साधु लोग होते हैं वो अपना एक रहने का स्थान बना लेते हैं जिसे मठ कहा जाता है। अपनी अपनी जागीर में हर जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए उन्हें मजदूर उन्हें बेगार में मिल जाते हैं। बेगार यानी वेतन पर मिल जाते हैं। लेखक शेखर की खेती के मुख्य भिक्षुन मनसे से मिले। वहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें बुद्ध वचन की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी, जिसे लेखक पढ़ने में लग गए। इसी दौरान सुमति ने आसपास अपने यजमानों से मिलकर आने के लिए लेखक से पूछा और लेखक ने मान लिया, और दोपहर तक सुमति अपने यजमानों से मिलकर वापस आ गए। चूँकि तिडरी वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं था, इसलिए उन्होंने अपना सामान पीठ पर उठाया और नमस्ते से विदा लेकर चल दे। तो 9th क्लास ये आपके पाठ की समृद्धि, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। थैंक्स।